हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। हमारी केस लॉ की पीवाईक्यू सीरीज में हम आज पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। दिस इज पार्ट 5 एंड ये लास्ट पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट आ चुके हैं, प्लीज उन्हें जरूर देखना। बहुत सारे केसेस क्योंकि सिंपली रिपीट होते हैं, तो ऑब्वियसली वी डोंट डिस्कस इट अगेन एंड अगेन। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में हम एआईबी के पीवाईक्यूज में 10-12 सालों में जितने भी केस लॉस पूछे गए हैं उनको टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, ताकि आप डिटेल में सारे केसेस कर सको। क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारी पीवाईक्यू सीरीज में कवर हो चुके हैं, बट यहाँ पे हम एक एक केस को ग्रेट डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, चलो टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इस लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ इन सब चीजों की वहां पे मिल जाएगी, इवन पुराने पीवाईक्यूज एक्सेट्रा उनकी भी। एंड अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के 10 क्वेश्चन दिखते हैं, विच इंक्लूड्स बैराक क्वेश्चंस यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड। बट अगर आप केस लॉस को कवर करो तो आप अप्रॉक्स देखोगे 14 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, क्योंकि पीआईएल से भी बहुत ज्यादा ओवरलैप होता है। ऑल्दो हम पीआईएल सेपरेटली डिस्कस करेंगे जो स्पेसिफिक पीआईएल के नाम से आते हैं, बट आपने अगर पीवाईक्यूज लगाए होंगे 4-5 पार्ट, आप देखोगे हर लेक्चर में 40 to 50% क्वेश्चन जो है, जो बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के क्वेश्चन हैं, वो सब पीआईएल थे, वो पीआईएल के फॉर्म में ही शुरू हुए थे, तो इसलिए उनको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, पीवाईक्यू सीरीज अवेलेबल है 2014 से लेटेस्ट, क्योंकि नहीं देखी हो तो जरूर देखना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बेयर एक्ट की रैपिड रिवीजन सीरीज, अगर आप बेयर एक्ट रिवाइज करना चाहते हो क्विकली, इंडेक्स इंडेक्स देखते हुए एंड जल्दी से क्विक रिवीजन चाहते हो, दिस इज व्हाट यू नीड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन्वोक द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन विच केस। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इन्वोक किया था? नाउ दिस इज व्हाई आई से कि जो मैं डिटेल में आपको समझा रही हूँ वो आपको जानना जरूरी है। बहुत बार ना कीवर्ड्स होते हैं, जैसे एक कीवर्ड है ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अगर आपने प्रीवियस एक्सप्लेनेशन देखे होंगे तो ये कीवर्ड कहीं ना कहीं उसमें आया होगा, अगर हम वो केस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कीवर्ड रिपीट होते हैं, कीवर्ड के थ्रू आपसे कई बार आंसर पूछा जाता है। ऑप्शंस क्या है? नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन, नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, या फिर अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो चलो सारे ऑप्शंस को डिटेल में देखते हैं। पहला है सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन। बहुत क्रिटिसाइज सुप्रीम कोर्ट केस है, क्योंकि इस केस में सेक्शन 377 जो आईपीसी का है, जो होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करता है, उसके बारे में बात की गई थी। It temporarily reversed progress on LGBTQ plus rights by overturning a Delhi High Court decision, ruling that Section 377 did not violate the Constitution and that any amendment to the law strictly fell under parliamentary jurisdiction. ये एक केस था जो उस प्रोग्रेशन में, जो हम अपने लॉ में LGBTQ कम्युनिटी के लिए जो हम आगे बढ़ रहे थे, प्रोग्रेस कर रहे थे, ये उसके में एक सेटबैक केस था। ठीक है, जिन्होंने ओवर रूल कर दिया था दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को और कहा था कि सेक्शन 377 जो है, जो कि होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करता है, यानी क्राइम है अगर आप सेम जेंडर के साथ रहते हैं या इन्वॉल्व है, तो इन्होंने बोला था ये उसे वायलेट नहीं करता है। जल्दी से फैक्ट देखते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने हिस्टोरिक केस था नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, जो हमारा एक ऑप्शन था यहाँ पे, है ना, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसमें जो है 377 को स्ट्राइक डाउन कर दिया था इस एक्सटेंट तक, दैट इट to the extent that it criminalized consensual sexual acts between adults in private, declaring it violation of Article 14, 15 and 21। तो ये बड़ा फैसला था नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, यही समझ लो। इन्होंने 377 को स्ट्राइक डाउन किया था कि एक इंसान कंसेंशुअली सेक्सुअल एक्ट अगर करता है, दो एडल्ट्स हैं, वो प्राइवेट में क्या करते हैं, ये हमारा लेना देना नहीं है, एंड उसमें घुसना इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 21। ठीक है। सुरेश कुमार कौशल जो एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने और रिलीजियस एंड सोशल ग्रुप के साथ अपील की हाई कोर्ट में। इस हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। आर्ग्यूमेंट दिया उन्होंने कि होमोसेक्सुअलिटी जो है सोशली अनएक्सेप्टेबल है, इंस्टीट्यूशनल फैब्रिक ऑफ इंडियन फैमिली वैल्यू एंड सबको हार्मफुल है और पब्लिक हेल्थ के लिए थ्रेट है। इन्होंने क्लेम किया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी जुडिशियल बाउंड्रीज को ओवरस्टेप किया है बाय रीराइटिंग अ पीनल स्टैट्यूट। अब कोर लीगल डिस्प्यूट ये था, सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था कि क्या जुडिशरी पोजेस करती है राइट एक कॉलोनियल एरा के लॉ को स्ट्राइक डाउन करने के लिए जो पब्लिक मॉरालिटी को प्रोटेक्ट करता है, या ऐसे लेजिस्लेटिव चेंजेस पार्लियामेंट के हाथ में छोड़ देने चाहिए। जजमेंट क्या आया? दो जजेस की बेंच थी, जीएस सांघवी एंड एसजे मुखोपाध्याय। ठीक है, उन्होंने अपील सुनी, हाईकोर्ट की रूलिंग को सेटिसाइड किया और वापस बोल दिया कि हाँ ये क्राइम होगा। तो अगर कंसेंशुअल सेम सेक्स एक्ट होंगे तो वो वापस क्राइम बन गए थे यहाँ पे। इसमें एक देखो, द मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी रैशनल। अब देखो अगली बार इस तरीके का कीवर्ड यूज कर लेंगे और आपसे पूछ लेंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए। मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी रैशनल क्या है? द कोर्ट यूज्ड अ हाईली कंट्रोवर्शियल आर्गुमेंट observing that LGBTQ community
constituted only a minuscule fraction of the country's population. उन्होंने बोला पूरी कंट्री में नाम बराबर बहुत जरा से लोग हैं जो होमोसेक्सुअलिटी में हैं इन्वॉल्व या एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। बेंच ने रीजन दिया कि बिकॉज प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 377 बहुत रेयर होता है, तो लॉ को इतना कोई वाइडली जो है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करता। अभी बहुत ही नॉनसेंसिकल आर्गुमेंट है। उनका कहना है कि बहुत कम लोग हैं इस कम्युनिटी के, तो ये जो है बहुत रेयर केसेस होते हैं, है ना, तो इतना क्या मतलब वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, बहुत कम लोगों का होता है। इट डज नॉट मैटर, एक आदमी का भी हो रहा हो तो भी गलत तो गलत है ना। फिर इन्होंने बोला प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। कोर्ट ने कहा कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज लाइक आईपीसी वो दे एंजॉय अ प्रिजम्पशन ऑफ वैलिडिटी। इट रूल्ड दैट सेक्शन 377 जो है वो जेंडर न्यूट्रल है and it applied to specific act rather than targeting a particular class of individuals। इसका मतलब है कि आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं करता। इन्होंने कहा कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं उनको हम वैलिड मान के चलते हैं, प्रिजम्पशन होता है। एंड 377 तो जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है, वो स्पेसिफिक एक्ट है जिन्हें मना करता है, किसी एक कम्युनिटी को किसी को टारगेट थोड़े करता है, तो आर्टिकल 14 का वायलेशन तो हुआ ही नहीं। अगला था डिफरेंस टू पार्लियामेंट। बेंच ने कंक्लूड किया कि जुडिशरी को इसमें एंगेज करने की जरूरत नहीं है, ये जुडिशियल लेजिस्लेशन की तरीके से 377 हैड बिकम आउटडेटेड और सोशली प्रॉब्लमेटिक। ये पावर अमेंड करने के, रिपील करने की एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास है, कोर्ट के पास नहीं है। तो ये याद रखना, नास फाउंडेशन का केस था वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, जो आपका एक ऑप्शन है यहाँ पे। ये इस केस में बोला था कि हटा दिया हमने 377 को, एंड जो हमारा ऑप्शन है ये नवतेज सिंह जौहर, सॉरी हमारा जो ऑप्शन है सुरेश कुमार कौशल, इसमें वापस उसे 2010-13 में क्राइम बना दिया। अब हम देखते हैं नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2009 का केस। हिस्टोरिक दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट था कंसर्निंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। इंडिया में ये पहला जुडिशियल डिसीजन था टू डीक्रिमिनलाइज कंसेंसुअल सेम सेक्स एक्ट बिटवीन एडल्ट, रूलिंग दैट क्रिमिनलाइजिंग एन इंडिविजुअल्स प्राइवेट सेक्सुअल आइडेंटिटी उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। नास फाउंडेशन लिंक्ड है, कैसे याद रखोगे, नाज है हमें कोर्ट केस फैसले पे, ऐसे समझ लो, कुछ भी याद रख सकते हो। केस के फैक्ट देखते हैं। सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी 1860 में आया था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में, और उसने कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर बोल के सेम सेक्स के रिलेशनशिप को क्राइम बताया था, ठीक है, और उसके लिए सजा होती थी। नास फाउंडेशन एक एनजीओ है, नास फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एचआईवी एड्स और इन सब सेक्सुअल हेल्थ के लिए काम करते हैं। उन्होंने पीआईएल फाइल की थी, तो दिस इज अगेन अ पीआईएल, ठीक है, हाई कोर्ट में फाइल की 2001 में। पिटिशनर ने आर्ग्यू किया कि 377 सिवियरली ब्लॉक करता है पब्लिक हेल्थ के एफर्ट को, क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज कर दिया है, तो जो गे मेन है या जो अदर मार्जिनलाइज सेक्सुअल माइनॉरिटी हैं उन वो अंडरग्राउंड रहते हैं, वो कभी सामने नहीं आते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं एक्सेस टू कॉन्डोम एचआईवी टेस्टिंग होती है या काउंसलिंग होती है, वो सबसे बचते हैं, क्योंकि पुलिस के अरेस्ट का और सोशल स्टिग्मा का डर होता है, क्योंकि आपने उस चीज को क्राइम बना रखा है, तो वो कभी खुल के सामने ही नहीं आएंगे। तो जो मेडिकल चीजें हैं, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, सेक्सुअल अवेयरनेस है, वो तो हो ही नहीं पा रही है। स्टेट का क्या कॉन्ट्रोडिक्शन था। वाइल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सपोर्टेड नास फाउंडेशन व्यू कि सेक्शन 377 जो है वो पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन को हार्म करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्ट्रांगली अपोज किया इस पिटिशन को। उन्होंने कहा कि इंडियन सोसाइटी बहुत कंजर्वेटिव है एंड इंडियन पब्लिक मॉरालिटी जो है होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जजमेंट क्या आया, 2 जजेस की बेंच थी दिल्ली हाई कोर्ट की। कौन कौन था, अजीत प्रकाश शाह एंड जस्टिस एस मुरलीधर, ठीक है। उन्होंने एक मॉन्यूमेंटल पाथ ब्रेकिंग वर्डिक्ट दिया और 377 को सीधे स्ट्राइक डाउन कर दिया। क्या बोला, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 15 है। पहली बात तो उन्होंने बोला ये ग्रॉसली डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सिटीजन को टारगेट कर रहे हो उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के चलते, ठीक है, तो ये कंप्लीटली 14 और 15 का वायलेशन है। नेक्स्ट है मेंटल एंड फिजिकल प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 है उसके अंदर इंसान का राइट टू हेल्थ भी आता है और उसकी पर्सनल प्राइवेसी भी आती है। वो अपने बेडरूम में क्या करते हैं ये उनके, और वो भी कंसेंचुअली, अपने बेडरूम में आप क्या करते हो ये आपका मामला है, उसमें कोर्ट नहीं इंटरफेयर करेगा। उसमें इंटरफेयर करना आपकी बॉडीली ऑटोनॉमी और ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ओवर पॉपुलर मोरालिटी। इस हाईली सेलिब्रेटेड जजमेंट में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि पॉपुलर या सोशल मोरालिटी जो है फंडामेंटल राइट्स को गाइड नहीं करती है। स्टेट किसी इंडिविजुअल की फ्रीडम को सिर्फ इसलिए नहीं रोक देगा क्योंकि समाज क्या कहेगा, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, विच इज एंकर्ड इन प्लूरलिज्म, इंक्लूसिविटी एंड इक्वल राइट्स फॉर ऑल। और यही की टर्म आपके क्वेश्चन में यूज किया गया था।
एक नोट याद रखना, while this regional high court judgment was later temporarily set aside by the Supreme Court in 2013, जो भी हमने देखा सुरेश कुमार कौशल केस, its reasoning and reliance on constitutional morality formed the core foundation सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेट जजमेंट के लिए, जो है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जो हमारा अगला ऑप्शन है। तो इसकी सीक्वेंस एक्चुअली है कि नास फाउंडेशन का ये वाला केस था, इसमें 377 को डीक्रिमिनलाइज किया, फिर कौशल वाला केस था उसमें वापस ले आए, और फाइनली नवतेज सिंह जौहर का केस जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उसको वापस स्ट्राइक डाउन कर देंगे। नवतेज सिंह जौहर केस देखते हैं। इट इज अ मॉन्यूमेंटल लैंडमार्क केस कंसर्निंग द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी एंड एलजीबीटीक्यू राइट्स इन इंडिया। इस केस के बारे में आई थिंक सबने सुना होगा, बहुत रीसेंट केस है। इट इवैल्यूएटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, जो एक कॉलोनियल एरा का लॉ है जो पेनलाइज करता है सेम सेक्स रिलेशन को, और उन्होंने बोला कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और 21 को वायलेट करता है। क्वेश्चन क्या था, फैक्ट क्या थे? सेक्शन 377 आईपीसी, वही जो मैंने आपको पहले बताया, कब का बना हुआ है, क्या करता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जुडिशियल इशू क्या हुआ? 2009 में नास फाउंडेशन केस में इसको हटाया गया, 2013 में सुरेश कुमार कौशल केस में इसको वापस ले आए, ठीक है। और फ्रेश चैलेंज हुआ 2016 में, अवार्ड विनिंग डांसर नवतेज सिंह जौहर along with शेफ रितु दालमिया, वेरी फेमस, होटेलियर केशव सूरी एंड अदर हाई प्रोफाइल एलजीबीटीक्यू प्लस सिटीजंस, उन्होंने एक फ्रेश रिट पिटिशन फाइल की आर्टिकल 32 के अंडर। प्राइवेसी कैटलिस्ट, petitioner's legal strategy was heavily boosted by the 2017 केएस पुट्टास्वामी जजमेंट। ये केस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस केस में 9 जजेस की बेंच ने रिकॉग्नाइज किया था राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट, और इस पे बेस करते हुए इन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट दिया कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक इंसान का प्राइवेट मामला है, ये उसकी राइट टू प्राइवेसी को आप वायलेट कर रहे हो। जजमेंट क्या आया? 5 जजेस की जज थी जिसको लीड कर रहे थे जस्टिस दीपक मिश्रा, उन्होंने जजमेंट दिया और क्लियरली इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेंशुअल सेक्स, जो क्राइम था उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। पहली बात, कोर्ट ने कहा कि 377 अब नहीं अप्लाई करेगा टू कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट बिटवीन एडल्ट्स एंड प्राइवेट। However, the provisions of Section 377 remain fully active to prosecute non-consensual sexual acts, यानी कि रेप एंड बेस्टियलिटी यानी सेक्स विद एनिमल। तो एक्चुअली ये जो सेक्शन है ये बेस्टियलिटी यानी जो लोग एनिमल्स के साथ सेक्स करते हैं वो भी इंक्लूड करता है, एंड नॉन कंसेंशुअल एक्ट के लिए भी आता है। तो उन्होंने बोला उन पे अभी भी अप्लाई करेगा, बट सेम सेक्स वालों के बीच में कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट होता है उस पे नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी पे। एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 15, कोर्ट ने कहा कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक इनहेरेंट बायोलॉजिकल ट्रेट है, क्लासिफाइंग इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन वो किससे प्यार करते हैं बहुत ही आर्बिट्रेरी है और वायलेट करता है आर्टिकल 14 को। फर्दर मोर कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि वर्ड सेक्स इन आर्टिकल 15 इंक्लूड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, बैनिंग एनी स्टेट स्पॉन्सर्ड डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने कहा जब आर्टिकल 15 में लिखा है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और वहां सेक्स मेंशन्ड है तो वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन को इंक्लूड करता है, ठीक है, और स्टेट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट, डिग्निटी एंड आइडेंटिटी अंडर आर्टिकल 21, बेंच ने रूल किया कि राइट टू लाइफ में आता है कि आप अपना पार्टनर चूज कर सकते हो, अपनी आइडेंटिटी एक्सप्रेस कर सको और डिग्निटी के साथ बिना डरे जी सको, कि आप अपनी आइडेंटिटी खुल के जी सको बिना किसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के डर के। रिजेक्शन ऑफ द मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी लॉजिक, ऑब्वियसली बहुत नॉनसेंस था, कोर्ट ने क्लियरली उस थ्योरी को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एग्जिस्ट करते हैं लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर एवरी सिटीजन, डज नॉट मैटर कितनी माइनॉरिटी है वो। Judicial apology, Justice Indu Malhotra famously noted in her judgment that history owes an apology to the members of LGBTQ plus community and their families, क्योंकि इतना डिले हुआ उनके लिए और समाज में इतना स्टिग्मा बना। तो ये केसेस आपको याद रहने चाहिए। लास्ट ऑप्शन है अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस किस बारे में? लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कंसर्निंग सेक्युलरिज्म इन एजुकेशन, डिस्टिंक्शन बिटवीन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड स्टडी ऑफ रिलीजन and the limits of executive policy making। इस केस में evaluate किया whether introducing the study of various world religion into the national school curriculum violates the mandate of secularism under article 28 subclause 1। अब पहली बार हम article 28 पे आ रहे हैं, तो मेन सवाल यहाँ उठा था अगर स्कूल के करिकुलम में आप वर्ड के अलग अलग रिलीजन के बारे में पढ़ाना इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो क्या ये आर्टिकल 28 को वायलेट करता है। फैक्ट देखते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी बेसिकली, उन्होंने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी बताई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन एनसीएफएससी 2000 में। कंटेंशियस चेंज क्या आया? इन्होंने वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जिसमें इंक्लूडेड था इम्पार्टिंग नॉलेज अबाउट बेसिक फिलोसफीज, वैल्यूज एंड टेनेट्स ऑफ ऑल मेजर वर्ल्ड रिलीजन टू स्कूल चिल्ड्रन, की हार्मनी को इनकरेज करेंगे।
पीआईएल फाइल की अरुणा रॉय ने, जो एक सोशल एक्टिविस्ट थी, साथ में कुछ और एजुकेशनिस्ट भी थे। पीआईएल फाइल के अंडर आर्टिकल 32 डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में। और आर्ग्यूमेंट क्या था? पहली बात तो एंटी सेक्युलर का क्लेम था। उन्होंने आर्ग्यू किया कि स्टेट फंडेड स्कूल में आप अगर रिलीजन के बारे में पढ़ाओगे तो ये आर्टिकल 28 का वायलेशन होगा, जो स्ट्रिक्टली रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को प्रोहिबिट करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जो खासकर स्टेट फंडिंग पर चलते हो। उन्होंने क्लेम किया कि ये पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज कर रही है सेक्युलरिज्म को, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ये। दूसरा था प्रोसीजरल बाईपासिंग। उन्होंने आर्ग्यू किया कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है इलीगली विदाउट सीकिंग द अप्रूवल एंड कंसल्टेशन ऑफ सीएबीई, जो बीई जो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, विच वाज द हाईएस्ट हिस्टोरिक एडवाइजरी बॉडी फॉर नेशनल कंसेंसस ऑन एजुकेशन। स्टेट ने क्या डिफेंस दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट और एनसीईआरटी ने काउंटर आर्ग्यू किया कि पॉलिसी डिड नॉट मैंडेट रिलीजियस रिचुअल्स और प्रेयर्स। हम कोई रिचुअल नहीं करवा रहे हैं बच्चों से, ना हम कोई उन्हें प्रेयर सिखा रहे हैं दूसरे धर्म की। हम मेरली उन्हें एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन सिखा रहे हैं ताकि कम्युनल हार्मनी बने, ठीक है। दे ऑल्सो नोटेड दैट CABE वॉज एन एडवाइजरी बॉडी एंड कभी प्रॉपरली रिकंस्टिट्यूट नहीं हुई थी। जजमेंट क्या है? 3 जजेस की बेंच थी, उन्होंने पिटिशन को डिसमिस की और अपहेल्ड किया करिकुलम फ्रेमवर्क को। पहली बात उठी स्टडी ऑफ रिलीजन वर्सेस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। रिलीजन के बारे में पढ़ना वर्सेस कोई रिलीजन सीखना, दो चीजों में फर्क है। हो सकता है मैं आपको बताऊं कि इतने इतने धर्म है दुनिया में, कौन सा धर्म क्या बात करता है, दैट इज रिलीजन के बारे में जानना, वर्सेस आपसे किसी स्पेसिफिक रिलीजन के रिचुअल करवाए जाएं, दैट इज रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। कोर्ट ड्रू अ शार्प क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट्स। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 28(1) जो है प्रोहिबिट करता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को, यानी imparting distinct dogma, ritual, prayer or sectarian tenets of a specific faith. However, it does not bar the study of religion, जहाँ पे आप historical, philosophical और moral value अलग अलग धर्मों के सिखाते हो टॉलरेंस को इंक्रीज करने के लिए समाज में। नेक्स्ट बोला ट्रू मीनिंग ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है वो टोटल सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन की बात करता है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। हम सर्वधर्मा संभाव में बिलीव करते हैं, यानी इक्वल ट्रीटमेंट एंड प्रोफाउंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। बेंच ने फेमसली नोट किया कि सेक्युलरिज्म शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज द कंप्लीट रिजेक्शन और नेगेशन ऑफ ऑल रिलीजन। CABE अप्रूवल एडवाइजरी है, मैंडेटरी नहीं है, पहली बात तो ये बोला। एंड अगला बोला कि ये जो वैल्यू बेस्ड सिस्टम है ये नेशनल यूनिटी को बढ़ावा देता है, तो आपकी आर्ग्यूमेंट फालतू है, तो पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट केस देखते हैं। अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑन 10 जनवरी 2020 किस किस बारे में रिलेटेड है? ऑप्शंस पॉज करके पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे जाती हूँ। आंसर है बी, फॉर सेटिंग असाइड द ऑर्डर ऑफ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन कम्युनिकेशन थ्रू द इंटरनेट इन जम्मू एंड कश्मीर। चलो डिटेल में देखते हैं। 2020 का केस है, बहुत रीसेंट है। पाथ ब्रेकिंग सुप्रीम कोर्ट केस आया था कंसर्निंग फंडामेंटल राइट्स इन डिजिटल एज। आई एम सॉरी, मेरा गला बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है। फंडामेंटल राइट्स आज की डिजिटल एज में इंटरनेट शटडाउन एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके आर्ग्यूमेंट था। उसने इवैल्यूएट किया कि ये इनडेफिनिट सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट जो हुआ था 2020 में जम्मू एंड कश्मीर में 2019 के आसपास, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू कैरी ऑन ट्रेड ओवर द इंटरनेट हमारे फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 19 में प्रोटेक्टेड है, और ऐसा इंटरनेट बंद कर देना उसका वायलेशन है, ठीक है। फैक्ट क्या थे? 5 अगस्त 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बेसिकली आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया था। उसके चलते पब्लिक अनरेस्ट हो जाए, वायलेंट प्रोटेस्ट हो, इस डर से उन्होंने मतलब कोई बवाल ना फैले, इसलिए सारे मोबाइल, लैंडलाइन और इंटरनेट सर्विसेज पूरे रीजन में बंद कर दिए गए थे, ठीक है। प्रेस पे इम्पैक्ट आया। अनुराधा भसीन जो एग्जीक्यूटिव एडिटर थी टाइम्स ऑफ कश्मीर दिल्ली न्यूज़पेपर की, उन्होंने क्रिट पिटीशन फाइल की आर्टिकल 32 के अंदर। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये टोटल इंटरनेट ब्लैकआउट जो है जर्नलिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि वो न्यूज़ पब्लिश करें, कॉपीज प्रिंट करें या इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर पाए, जिसकी वजह से फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म हो रही है। इकोनॉमिक चैलेंज क्या था? गुलाम नबी आजाद जो ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन थे, उन्होंने एक पैरेलल पिटीशन फाइल की, हाईलाइट किया कि इनडेफिनिट शटडाउन जो है, जो लोकल बिजनेस है, जो ई कॉमर्स पे चलते हैं या हेल्थ केयर सर्विस, एजुकेशन है, वो सबको वायलेट कर रहा है, वो सब खत्म हो रहा है। क्योंकि स्टेट का डिफेंस क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया कि इंटरनेट शटडाउन नेसेसरी था कि कोई भी वेपनाइज सोशल मीडिया रूमर ना फैले या हम टेररिस्ट का कोऑर्डिनेशन ट्रैक कर सके एक्सेट्रा, सिक्योरिटी के लिए जरूरी था। अब जजमेंट की बात करते हैं। 3 जजेस की बेंच थी, उन्होंने वर्डिक्ट दिया दैट इंटरनेट इज अ वाइटल मीडियम फॉर एक्सरसाइजिंग फंडामेंटल फ्रीडम। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि इंटरनेट एक्सेस टाइड है आर्टिकल 19 से, कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है, एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ट्रेड उसका भी पार्ट है, ठीक है।
दूसरा बोला इंडेफिनिट इंटरनेट शटडाउन इलीगल है। कोर्ट ने कहा कि एब्सोल्यूट इंडेफिनिट यानी पता ही नहीं कब खत्म होगा सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विस कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। शॉर्ट टेम्परेरी पीरियड के लिए इमरजेंसी में यूज करना है फाइन, बट परमानेंटली नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी देखो कीवर्ड हो गया, इसकी बात की यहाँ पे कोर्ट ने मैंडेट किया कि कोई भी स्टेट अगर रिस्ट्रिक्शन लगाता है इंटरनेट एक्सेस पे तो वो स्ट्रिक्ट प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट को पास करना चाहिए। गवर्नमेंट को प्रूव करना होगा कि शटडाउन इज द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर अवेलेबल टू अचीव द सिक्योरिटी गोल्स, एंड वो उस पे से ब्लैंकेट बैन डाल के पूरी पॉपुलेशन को बैन नहीं कर सकते, ठीक है। अगला क्या था, मैंडेटरी पब्लिकेशन एंड जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको इमीडिएटली पब्लिश करनी होगी पूरी ऑल पास्ट एंड फ्यूचर इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर्स। इट रूल दैट एवरी शटडाउन ऑर्डर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। कोई भी शटडाउन ऑर्डर होता है तो वो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उसका बिफोर हाई कोर्ट। स्ट्रिपिंग द एग्जीक्यूटिव ऑफ इट्स एबिलिटी टू हाइड बिहाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सीक्रेसी, कि एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे एग्जीक्यूटिव ताकि कुछ भी ना करे अपने मन का। और रिफॉर्म ऑफ रूल्स, the judgment led to creation of mandatory review committee mechanism under the temporary suspension of telecom service rules to regularly evaluate and resolve internet ban every 7 days. ठीक है। Next question है, Supreme Court has legalized living wills and passive euthanasia subject to certain conditions, in which case पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था। लिविंग विल मतलब जीते जी अपनी वसीयत बनाना, एंड पैसिव यूथेनेशिया। अरुणा रामचंद्र शॉनबर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ज्ञान कौर या चेन्ना जगदीश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर अरुणा केस है, ये हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी ऑप्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ ये एक नया है। चीना जगदीश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 88 का केस है। फाउंडेशनल क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ केस डिसाइडेड बाय डिवीजन बेंच ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। इट कंसर्न्स द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ क्रिमिनलाइजिंग अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड अंडर 309 ऑफ आईपीसी। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे केस हम पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको उनके साथ कंबाइन करके ही देखना, ठीक है। द केस इवैल्यूएटेड वेदर right to life under article 21 includes fundamental right to die, ruling that section 309 IPC constitutionally valid है और violate नहीं करता है right to equality को। फैक्ट देखते हैं। द फर्स्ट appellant डॉक्टर चिन्ना जगदीश्वर वॉज अ यंग प्रैक्टिसिंग मेडिकल डॉक्टर एमबीबीएस थे, जो अपनी वाइफ के साथ रहते थे। सरोज जो सेकंड appellant थी, और उनके 4 छोटे बच्चे भी थे। क्या हुआ, फॉलोइंग डोमेस्टिक डिस्प्यूट एंड सीवियर इमोशनल डिस्ट्रेस लिंक टू स्ट्रेन रिलेशनशिप विद फादर इन लॉ, डॉक्टर जगदीश्वर और उनकी वाइफ ने डिसाइड किया कि अपनी फैमिली लाइफ को एंड कर देंगे। अगस्त 1984 में कपल जो है लीथल डोजेस ऑफ सिडेटिव्स को कंज्यूम करते हैं और अपने चारों बच्चों को भी दे देते हैं। इमीडिएटली अपने बच्चों को मारने के बाद दोनों डॉक्टर और जो उसकी वाइफ थी वो भी उस ड्रग को कंज्यूम करते हैं जॉइंट सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए। होता क्या है, एक मेड जो थी, एक सर्वेंट थी, वो उस टाइम घर में आ जाती है मॉर्निंग में और डिस्कवर करती है कि चारों बच्चे मर चुके हैं, पेरेंट्स जो है बेहोश पड़े हैं। पेरेंट्स को तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के चलते वो बच जाते हैं। तो बच्चे मर गए, माँ बाप बच गए। ट्रायल कोर्ट क्या कहता है, ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड डॉक्टर जगदीश्वर फॉर मर्डर ऑफ हिज 4 चिल्ड्रन अंडर सेक्शन 302 आईपीसी, जिसके लिए उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला, एंड ऑल्सो फॉर अटेम्प्टिंग सुसाइड अंडर 309 आईपीसी। वाइफ को एक्विट किया मर्डर चार्जेस से क्योंकि लैक ऑफ इंडिविजुअल इंटेंट मिला, बट उसको 309 आईपीसी में सुसाइड अटेम्प्ट के लिए कन्विक्ट किया गया। चैलेंज क्या किया गया, कपल ने अपील की आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से। लीगल टर्म माउंटेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज, ठीक है। उन्होंने कहा कि पुराना केस जो है, ये केस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके बेसिस पे राइट टू लाइफ नेचुरली इंक्लूड्स नेगेटिव राइट टू डाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जजमेंट क्या दी, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज वाली इस बात को डिसमिस किया एंड अपहेल्ड द एब्सोल्यूट वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 309 आईपीसी। उन्होंने पहले तो क्लियरली बोला आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। कोर्ट ने क्लियरली कहा कि बॉम्बे कोर्ट का जो लॉजिक था वो गलत है। राइट टू लाइफ गारंटी होती है आर्टिकल 21 में, क्योंकि वो नेचुरल प्रोटेक्शन है ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए। लाइफ क्योंकि इन्वर्ट नहीं की जा सकती, एक्सपैंड नहीं की जा सकती, पर आप अननेचुरल टर्मिनेशन नहीं कर सकते। सेक्शन 309 डज नॉट वायलेट आर्टिकल 14। कोर्ट ने कहा कि लॉ जो है आर्बिट्ररी नहीं है, ना डिस्क्रिमिनेटरी है 309 जो है, ठीक है। उन्होंने बोला कि क्रिमिनल कोर्ट होल्ड वास्ट जुडिशियल डिस्क्रिशन अंडर द पीनल कोड टू असेस द स्पेसिफिक मेंटल स्टेट, डिस्ट्रेस एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ एन एक्यूज सर्वाइवर। Court can choose to hand down nominal sentences, small fine, or grant absolute relief by releasing the person on probation of good conduct without jail time, as well as was done for the wife। उन्होंने कहा कि देखो
कोर्ट जो लॉ है वो तो आर्बिट्रेरी नहीं है। हाँ, मेंटल डिस्ट्रेस और सिचुएशन देखते हुए कोर्ट चाहे तो रिलीफ भी दे सकता है, छोटा मोटा फाइन लगा के भी छोड़ सकता है, ठीक है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या था? दिस रीजनल जजमेंट क्रिएटेड अ शार्प आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट हाई कोर्ट्स। ये लीगल डिस्प्यूट फाइनली सुप्रीम कोर्ट में सेटल हुआ ज्ञान कौर केस में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे एक 5 जजेस की बेंच ने फॉर्मली अप्रूव की रीजनिंग आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की और क्लियरली बोला कि 309 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीडिंग डिसीजन इन द मेनका गांधी केस? राइट ऑफ हियरिंग कि आपको सुना जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, रूल ऑफ एविडेंस। मेनका गांधी केस हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर था राइट ऑफ हियरिंग, उनका पासपोर्ट जब्त हुआ था उससे रिलेटेड है, ठीक है। Next question. In which of the following cases the Supreme Court decided that a constitutional amendment in law within the meaning of Article 13 subclause 2 and therefore if it violates any of the fundamental rights it may be declared void? Sajjan Singh का केस, केशवानंद भारती, इंदिरा सवानी वर्सेस गोलकनाथ। आंसर इज डी, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडमार्क जजमेंट ऑन कलरेबल लेजिस्लेशन? डॉक्ट्रिन्स एंड ये सब मैं आपको डिटेल में पीवाईक्यू के टाइम समझा चुकी हूँ। तो कौन सा केस लैंडमार्क जजमेंट है कलरेबल लेजिस्लेशन को लेके? स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह, एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या केशव माधवन मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे? इसका करेक्ट आंसर है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह 1952। डिटेल में यहाँ पे लिख भी दिया है डॉक्ट्रिन्स क्या है, पीवाईक्यू में समझा भी चुके हैं, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, सेवरेबिलिटी, कलरेबल लेजिस्लेशन, टेरिटोरियल नेक्सस, पिथ एंड सब्सटेंस, ठीक है। आंसर है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह, ये, ठीक है। चलो देखते हैं इस केस में, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस महाराजा धीराजा सर कामेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा 1952 पहला लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कंसर्निंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्रेरियन प्रॉपर्टी लॉज। क्या इवैल्यूएट हुआ था? intersection of fundamental right to property under Article 31 with the newly enacted first Constitutional Amendment Act 1951, exploring the concept of eminent domain and the scope of ninth schedule, ठीक है। फैक्ट देखते हैं, इमीडिएटली इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट है इंक्लूडिंग बिहार, एमपी, यूपी, उन्होंने स्टेट लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन बनाए थे, ठीक है। गोल क्या था? टू ब्रेक डाउन द फ्यूडल जमींदारी सिस्टम, मैसिव एग्रीकल्चरल एस्टेट को एक्वायर करना वेल्दी लैंडलॉर्ड से और उसको गरीब फार्मर्स में बांट देना। अब ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड पुश बैक करेंगे, तो जो वेल्दी महाराजा ऑफ दरभंगा थे जिनका नाम था कामेश्वर सिंह, उनके साथ और भी प्रोमिनेंट लैंडलॉर्ड ने मिलकर एक लॉ सूट फाइल किया रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट ने लैंडलॉर्ड के फेवर्स में जजमेंट दिया, ठीक है, और लैंड रिफॉर्म एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया क्योंकि ये उनकी राइट टू इक्वालिटी को खत्म कर रहा है, क्योंकि आप अनइक्वल और आर्बिट्रेरी कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर दे रहे हो अलग क्लास के ओनर के लिए। गवर्नमेंट की शील्ड क्या थी? टू प्रोटेक्ट दीज वाइटल सोशियो इकोनॉमिक लैंड रिफॉर्म फ्रॉम बीइंग रिपीटेडली स्ट्रक डाउन बाय जुडिशरी, पीएम नेहरू गवर्नमेंट पास्ट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 31A और 31B को इंसर्ट किया, साथ साथ एक 9th शेड्यूल इंसर्ट किया। इसने डिक्लेयर किया कि कोई भी लॉ जो 9th शेड्यूल के अंदर आएगा उसको चैलेंज नहीं कर सकते या कोर्ट जो है वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते कि वो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को। अब बैटल क्या हुआ? स्टेट ऑफ बिहार ने अपील किया पटना हाई कोर्ट में रूलिंग में, स्टेट ऑफ बिहार ने पटना हाई कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट को ये इवैल्यूएट करना था कि दो बातें इवैल्यूएट करनी थी। दे हैड टू इवैल्यूएट बोथ द वैलिडिटी ऑफ द स्टेट्स लैंड एक्विजिशन एक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज ऑफ द न्यूली क्रिएटेड 9th शेड्यूल। जजमेंट क्या हुआ? जजमेंट जो थी हिस्टोरिक मिक्स्ड वर्डिक्ट था। इट अपहेल्ड द ओवरऑल वैलिडिटी ऑफ द बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट एंड द फर्स्ट अमेंडमेंट, बट it struck down two specific compensation clauses and an unconstitutional abuse of legislative power। तो पहला अमेंडमेंट जो था और 9th शेड्यूल जो था उसको तो अपहेल्ड किया। तो जो कंपेनियन रूलिंग आई थी सेम टाइम शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, कोर्ट ने क्या किया? बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को अंडर आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 31A 31B जो है वैलिड है, शील्ड करते हैं लैंड रिफॉर्म पॉलिसी को, इसलिए वो तो सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन की बात हुई, कोर्ट ने डिफाइन किया बेसलाइन रिक्वायरमेंट फॉर अ स्टेट टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी अंडर द प्रिंसिपल ऑफ एमिनेंट डोमेन। इन्होंने रूल किया कि स्टेट कैन ओनली टेक प्राइवेट लैंड अगर दो कंडीशन मीट करती हैं। एक्विजिशन जो है पब्लिक पर्पस के लिए जरूरी है एंड लॉ जो है उन्हें कॉम्पेंसेशन देगा। जैसे आज की डेट में भी होता है, कहीं से हाईवे निकल जाता है ना, तो ये बोलते हैं कि देखो एक्विजिशन पब्लिक वेलफेयर के लिए जरूरी है, पहली बात, दूसरा आपको उन्हें कॉम्पेंसेशन देना होगा ढंग का, ये दो बातें फुलफिल होनी चाहिए। स्ट्राइकिंग डाउन कलरेबल कॉम्पेंसेशन,
इवन दो द लॉ शील्डेड द was shielded by the ninth schedule, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 23F एंड 24 सब क्लॉज 5 ऑफ जो एक्ट था बिहार एक्ट का उसको स्ट्राइक डाउन किया। ये क्लॉजेस डिजाइन किए गए थे टू आर्टिफिशियली रिड्यूस द कॉम्पेंसेशन अमाउंट। तो उन्होंने कहा कि जो तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते उसको तुम घुमा के भी नहीं करोगे, ये कलरेबल लैंग्वेज नहीं यूज करोगे, ठीक है। स्टेट वॉज प्रिटेंडिंग टू ले डाउन प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्पेंसेशन, जबकि रियलिटी में वो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर रहे थे बिना ढंग से पैसे दिए, और उन्होंने कहा ये फ्रॉड है, ये कलरेबल लैंग्वेज नहीं चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1979। फाउंडेशनल सुप्रीम कोर्ट केस है किस बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ अ चीफ मिनिस्टर एज अ पब्लिक सर्वेंट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ रिपंजेंसी अंडर आर्टिकल 254। It evaluated whether a sitting chief minister can be prosecuted for corruption under IPC and the Prevention of Corruption Act, and whether a state anti-corruption law conflicts with with or overrides central penal legislation. फैक्ट्स देखते हैं। एलिगेशन क्या था, 1976 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने तमिलनाडु स्टेट के जो करुणानिधि चीफ मिनिस्टर थे उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस किया और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। इसके बाद में सीबीआई ने क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए अगेंस्ट करुणानिधि, एक्यूज किया कि उन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का गलत यूज किया है, सर्टेन बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए ब्राइब लिए, करप्शन हुआ है, ठीक है। ओवरलैपिंग स्टेट्यूट्स कहते हैं, प्रोसिक्यूशन वाज लॉन्च्ड under the IPC and the Central Prevention of Corruption Act. However, during his tenure, चीफ मिनिस्टर करुणानिधि जो थे उन्होंने अपने स्टेट में एक लॉ पास किया था, तमिलनाडु पब्लिक मैन क्रिमिनल मिसकंडक्ट एक्ट 1973। ये स्टेट लॉ बाद में रिपील हो गया था, पर प्रीवियसली इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिल चुका था। लीगल चैलेंज क्या था, करुणानिधि ने बोला कि उनका जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है कोर्ट में उसको चैलेंज करते हुए, और बाद में वो सुप्रीम कोर्ट गए, क्या बोला, एक तो रिपंजेंसी आर्ग्यूमेंट दिया। उनकी लीगल टीम ने आर्ग्यू किया कि क्योंकि स्टेट का लॉ जो है 1973 एक्ट वाला कवर्स द सेम ग्राउंड एज द सेंट्रल एंटी करप्शन लॉ और उसको प्रेसिडेंट एसेंट मिल रहा है, तो वो सुपरसीड करता है सेंट्रल लॉ को तमिलनाडु में, इसलिए ये जो क्लेम है कि सेंट्रल एक्ट उनको प्रोसिक्यूट करेंगे ये गलत है, स्टेट एक्ट को करना चाहिए। दूसरी बात, पब्लिक सर्वेंट क्लेम, उन्होंने आर्ग्यू किया कि चीफ मिनिस्टर एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है जिसको लोग इलेक्ट करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर कोई ऑफिस होल्ड नहीं करता है गवर्नमेंट के अंडर, इसलिए उसको लीगली या पब्लिक सर्वेंट क्लासिफाई नहीं कर सकते। जजमेंट क्या आया, उन्होंने जो है करुणानिधि की पिटिशन को क्लियरली डिसमिस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और ऑर्डर किया क्रिमिनल ट्रायल करप्शन के लिए। कहा क्या, पहली बात तो उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर एक पब्लिक सर्वेंट है, आप पॉलिटिकल इम्यूनिटी क्लेम नहीं कर सकते। उन्होंने क्लियरली कहा कि चीफ मिनिस्टर की सैलरी पब्लिक के पैसे से आती है, पब्लिक फंक्शन करता है स्टेट के बिहाफ पे, इसलिए आप कंप्लीटली एक पब्लिक सर्वेंट हो अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी, ठीक है। नेक्स्ट बोला क्लैरिफिकेशन ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ रिपंजेंसी आर्टिकल 254। कोर्ट ने कहा कि देखो 3 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया मीट करने होते हैं ये देखने के लिए कि इफ अ स्टेट लॉ इज रिपग्नेंट टू सेंट्रल लॉ। पहली बात तो देयर मस्ट बी क्लियर, डायरेक्ट एंड इररिकंसाइलेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू लॉज। दूसरा, इट मस्ट बी इम्पॉसिबल टू ओबे वन लॉ विदाउट डिसोबेइंग द अदर। तीसरा, द टू लॉज मस्ट ऑक्यूपाई द एग्जैक्ट सेम लेजिस्लेटिव फील्ड। कोर्ट ने कहा कि हमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिल रहा है। बेंच ने रूल किया कि तमिलनाडु एक्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है सेंट्रल एक्ट को, इंस्टेड वो एडिशनल और कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है जो आईपीसी के साथ साथ चलता है। तो क्योंकि दोनों लॉ को एग्जिस्ट कर सकते हैं पीसफुली, इसलिए ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिपग्नेंसी है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, केशवन माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1951, बहुत पुराना केस है। किस बारे में था, द रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन रिलेटेड केसेस हैं ये। इट इवैल्यूएटेड whether the enactment of constitution on January 26, 1950 automatically invalidated or wiped out ongoing criminal prosecution for actions committed बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया तो उससे पहले के जो केसेस थे इनवैलिडेट हो जाते हैं क्या, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन केसेस जो थे, ठीक है। चलो फैक्ट्स देखते हैं। September 1949, Keshavan Madhav Menon, secretary of a publishing house, distributed a pamphlet titled Railway Mazduran De Khoon Di Holi without obtaining prior official permission from the authorities. Prosecution ने क्या किया, colonial government जो है उन्होंने लॉन्च किया क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम अंडर सेक्शन 18(1) ऑफ इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट। ये इंडिपेंडेंस के पहले की बात हो रही है, ठीक है, और उसको पीनलाइज किया ऐसा मटेरियल पब्लिश करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल शिफ्ट क्या आया कि इंडिपेंडेंस हो गया और फाइनली 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट आ गया।
पिटिशनर ने आर्ग्यू किया, मेनन ने फाइल की पिटिशन बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिसमें जो इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उसकी लीगल टीम ने आर्ग्यू किया कि 1931 का एक्ट जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करता था प्री इंडिपेंडेंस टाइम का, ठीक है, सिंस आर्टिकल 13(1) स्टेट्स दैट ऑल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट वो वॉइड हो जाते हैं, तो ये वाला भी वॉइड हो जाएगा, इसलिए मेरा प्रोसिक्यूशन ड्रॉप कर दो। कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? 7 जजेस की बेंच थी, उन्होंने पिटिशन को डिसमिस किया और बोला कि फंडामेंटल राइट्स आर स्ट्रिक्टली प्रोस्पेक्टिव एंड डू नॉट अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर में अप्लाई कर रहा है, पीछे की चीज में जाके नहीं। पहली बात तो उन्होंने बोला कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 डज नॉट कंप्लीटली इरेज और डिलीट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज फ्रॉम द हिस्ट्री बुक, इट मेयरली रेंडर्स देम वॉइड, कि इतनी तारीख से वो लागू नहीं होंगे, उससे पहले वो लागू हो रहे थे, हम उन्हें इरेज नहीं कर रहे हैं, इस तारीख के बाद लागू नहीं होंगे। पास्ट ट्रांजैक्शंस रिमेन एक्टिव। मेजॉरिटी ने रूल किया कि कोई भी लीगल लाइबिलिटी या क्राइम कमिट हुआ है या प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर रहा है अंडर अ वैलिड कॉलोनियल लॉ बिफोर द बर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो कंप्लीटली अनअफेक्टेड रहेगा, क्योंकि मेनन ने एक्ट कमिट किया था 1949 में, ठीक है। लॉ वाज फुल्ली वैलिड एट दैट टाइम एंड द सब्सिक्वेंट एनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट ग्रांट हिम रेट्रोएक्टिव इम्यूनिटी। Birth of the eclipse logic. This case established the baseline reasoning for the doctrine of eclipse, जो बाद में formalize हुई थी भीकाजी नारायण धरकस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी केस में, ठीक है। It proved that inconsistent pre-constitutional laws do not die a natural death. They simply become sleeping or eclipse. Eclipse क्या होता है? ग्रहण, छुप जाना, है ना? By fundamental rights for future citizens, while remaining fully active for past transaction and non-citizen. तो उन्होंने कहा कि जो पहले वाली लॉ है वो इक्लिप्स हुई है, ढक गई है, छुप गई है, खत्म नहीं हुई है। पुराने केसेस के लिए वो अभी भी वैलिड रहेगी, अब जो नए आएंगे उनके लिए नहीं होगी, ठीक है। सो वी आर डन विद पार्ट 5। विद दिस वी आर डन विद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सारे ऑप्शंस, जितने भी PYQ आए हैं केस लॉस पे, हम उसको कर चुके हैं। इसके अलावा भी हम कई सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं, नहीं देखे हो तो ना जरूर देखना, ठीक है। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, बाय बाय।